subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हरे कृष्णा। वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगतगुरु। दोस्तों नमस्कार। सर्वप्रथम आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से नवरात्रों का शुभारंभ हुआ है। मां भगवती के 9 नवरात्रे आप सभी के जीवन में सुख हो और सभी कामनाओं की पूर्ति हो और आप इसी प्रकार प्रगति के मार्ग पर चलते रहें, परिवार की सुख शांति बनी रहे, यही कामना है मां भगवती से। इन नवदुर्गा नवरात्रों के समय में माता की आराधना करी जाए और उनसे प्रार्थना की जाए कि सही मार्ग पर चलने का मौका मिले और जीवन में सफलता मिले, यही कामना है सभी के लिए। दोस्तों आज का वीडियो है जिसका टॉपिक है कि 30 अक्टूबर को राहु और केतु का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, उस विषय के बारे में मैं इसके अंदर 2 मुख्य बिंदु कवर करूंगा कि राहु केतु का नक्षत्र परिवर्तन, राशि परिवर्तन एस्ट्रोनॉमिकली समझाने की कोशिश करूंगा अवकेड़ा चक्र के थ्रू, नक्षत्रा व्हील के थ्रू। और दूसरा पार्ट होगा वीडियो का जिसके अंदर मैं 12 भावों में राहु का प्रभाव बताऊंगा कि गोचर में राहु, ट्रांजिट में राहु 12 भावों में क्या प्रभाव देंगे। वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये मैंने नक्षत्रा व्हील को बनाया है, बोर्ड छोटा होने की वजह से इसको मैंने ऐसे इलेबोरेट किया है। यहां से नक्षत्रा व्हील स्टार्ट हुआ है और ये 30 डिग्री का जो स्पैन है वो मेष राशि का है। मेष इसी प्रकार ऐसे एंटी क्लॉक नक्षत्रा व्हील चल रहा है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, और ये मीन राशि आ गई 30 डिग्री की। ठीक है, ये शुरू की एक राशि है, पहले नंबर राशि है और इसी प्रकार पूरा राशि चक्र घूमने के बाद ये 12वीं राशि आ गई मीन राशि। क्योंकि राहु और केतु सदैव वक्री चाल चलते हैं, उल्टी चाल चलते हैं। सभी प्लैनेट्स एक नंबर नक्षत्र अश्विनी से भरणी की तरफ मूव करते हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। ये सीक्वेंस चलता है सभी ग्रहों का। लेकिन राहु और केतु क्योंकि वक्री चाल चलते हैं, उल्टी चाल चलते हैं, तो राहु इस वक्त जो है वो मेष राशि में है और मेष राशि के प्रथम नक्षत्र में, अश्विनी नक्षत्र में। अब ये अश्विनी नक्षत्र से भरणी में ना जाकर अश्विनी से पहले नक्षत्र से 27वें नक्षत्र में पीछे की गति से पीछे को मूव करेगा। ये रेवती नक्षत्र में एंटर करेगा। ये मैं आपको अवकेड़ा चक्र के थ्रू बताने का प्रयत्न करूंगा। इस वक्त राहु की जो लोकेशन है वो अश्विनी नक्षत्र में है। अश्विनी नक्षत्र के स्वामी है केतु। यहां से मूव करना है राहु ने 30 अक्टूबर को मीन राशि के अंदर, मीन राशि के आखिरी नक्षत्र रेवती के अंदर, जो बिल्कुल एंडिंग है 360 डिग्री के पास है। और यहां से राहु सबसे पहले जो एंटर करेगा वो करेगा चौथे चरण के अंदर। रेवती नक्षत्र के जो स्वामी है वो है बुध। अभी तक राहु की जो पोजीशन थी वो थी मेष राशि में जिसके स्वामी है मंगल, और अब राहु आएंगे 30 अक्टूबर को मीन राशि में जिसके स्वामी है गुरु। और यहां पर नक्षत्र लॉर्ड था अश्विनी के केतु और यहां नक्षत्र लॉर्ड होंगे रेवती के बुध। यह मुख्यतः फर्क है। इसी प्रकार वक्री चाल से अश्विनी नक्षत्र में राहु की लोकेशन है और मीन, मैं कहूं कि मेष राशि में राहु की लोकेशन है और तुला राशि में केतु की। तो जैसे ही मेष से मीन में मूव करेगा राहु, वैसे ही तुला से कन्या में मूव करेगा केतु। लेकिन एक मेजर डिफरेंस है। मेजर डिफरेंस ये है कि कन्या राशि में चित्रा नक्षत्र के 2 चरण पड़ते हैं और 2 चरण अगली राशि में पड़ते तुला में।
केतु की जो मूवमेंट है वो तुला से कन्या में तो आएगी, लेकिन नक्षत्र सेम रहेगा, वो चित्रा नक्षत्र से चित्रा नक्षत्र में ही मूव करेगा। ठीक है, केतु जो होगा, केतु की जो एंट्री होगी कन्या राशि के अंदर, वो चित्रा नक्षत्र के दूसरे चरण में एंटर करेगा। ये चित्रा नक्षत्र के स्वामी है मंगल। यह मुख्यतः भेद है कि राशि परिवर्तन में राहु का नक्षत्र भी चेंज हो जाएगा, जो बड़ी प्रमुख और मुख्य बात है, लेकिन केतु की राशि परिवर्तन में नक्षत्र चेंज नहीं होगा, नक्षत्र सेम बना रहेगा, चित्रा नक्षत्र। यह मुख्य बिंदु है एस्ट्रोनॉमिकली, जो मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया। अब वीडियो के दूसरे मुख्य बिंदु पे चलते हैं। 12 भावों में राहु के गोचर का क्या प्रभाव रहेगा, ये मैं बोर्ड के ऊपर आपको चार्ट बनाकर बताने का प्रयत्न करता हूं। तो नक्षत्रा व्हील के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया कि किस प्रकार राशि परिवर्तन करेंगे राहु और केतु दोनों। राहु का राशि परिवर्तन होगा, साथ में नक्षत्र परिवर्तन भी होगा, लेकिन केतु का राशि परिवर्तन होने के बावजूद नक्षत्र परिवर्तन नहीं होगा, वो चित्रा नक्षत्र में ही रहेंगे केतु। अब मैं बताने का प्रयत्न करूंगा दोस्तों कि राहु के इस गोचर का जन्म कुंडली के 12 भावों में क्या प्रभाव रहेगा। जिस भी जातक की जन्म कुंडली के जिस भाव में 12 नंबर राशि पड़ रही है, इसको मैं इस चार्ट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयत्न इस प्रकार करूंगा कि मानकर चलते हैं ये मेष लगन की जन्म कुंडली है, 1 नंबर यहां आ गया, मेष लगन है। ठीक है जी, ये मेष लगन की जन्म कुंडली है। तो मेष लगन की जन्म कुंडली के जातक के लिए जो मीन राशि उसकी पड़ेगी, वो पड़ेगी यहां। जन्म राशि की बात नहीं कर रहे कि किस राशि पे चंद्र बैठा है, वो जन्म राशि है, वो मुद्दा नहीं उठा रहे, वो बात नहीं कर रहे। सिंपल ये बात कर रहे हैं कि जिस राशि के ऊपर गोचर में राहु आने वाले हैं 18 महीने के लिए, वो राशि 12 नंबर घर में प्लेस्ड है। तो ऐसे जातक के लिए राहु का क्या प्रभाव रहेगा, बड़े ही सीधे सरल और सटीक सूत्र के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इस प्रकार का मेरी कोई वीडियो नहीं होती कि राहु का ये गोचर फलाना फलाना जन्म राशि वालों को बना देगा करोड़पति या आदमी पहुंच जाएगा फर्श से अर्श पर। इस प्रकार के कोई मुद्दे नहीं है। सिंपल लॉजिक्स की बात करेंगे, सिंपल नियम की बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी की, और उसके माध्यम से आपको सीधा सरल सटीक तरीका बताऊंगा 12 भावों के अंदर राहु का गोचर क्या प्रभाव देगा। और ये ड्यूरेशन होगा फलादेश का 45 डेज, यानी कि 30 अक्टूबर को ट्रांजिट है, तो 45 डेज आप अपना काउंट कर लीजिए, यानी कि अप टू 15 दिसंबर तक ये रिजल्ट आने की पूरी उम्मीद है। ये ऑब्जर्वेशन है इस नियम के तहत। मेष राशि है, राहु का ट्रांजिट हो रहा है 12वें घर से। सिंपल नियम काम करेगा, राहु जिस भी भाव से ट्रांजिट होगा, राहु जिस भी भाव से ट्रांजिट होगा, उस भाव के फल उभर के आएंगे प्लस में या माइनस में। रिजल्ट डिपेंड करेगा 3 चीजों के ऊपर मिलकर। सबसे पहली बात काउंट करेगा आदमी का लग्नेश और सुखेश, लग्न और सुखेश भाव, सुख भाव की क्या स्थिति है, बेसिक क्या है, जीवन में बेसिक सुख और दुख का लेवल क्या है। दूसरा मैटर करेगा करंट दशाएं क्या चल रही है, महादशा और अंतरदशा क्या चल रही है। और तीसरा काम करेगा गोचर का। गोचर एग्जिस्टिंग दुख को बड़ा दुख में तब्दील कर देगा, या जो दुख या सुख वंचित है, आई मीन नहीं है, उसको उभार के ले आएगा। यानी कि किसी मुद्दे को एग्जीक्यूट करने का वक्त है राहु का गोचर, ये इंडिकेट करता है। सबसे पहले एग्जांपल लूंगा 12वें भाव का। 12वां भाव है क्षय का, व्यय का, व्यय और क्षय। लगन से 12वां भाव है। लगन यहां पर प्लेसमेंट होना इफेक्ट करेगा 3 दृष्टियों को, 5, 7, 9 पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि राहु का ट्रांजिट मेष लगन की जन्म कुंडली वाले जातक के लिए 12वें भाव से जब जाएगा मीन राशि के ऊपर से 18 महीने के लिए, तो 5 भावों पे दृष्टि होगी।
इन 4 भावों से 1 2 3 4 ये 4 भाव, 12वां भाव, चौथा भाव, छठा भाव और 8वां भाव के जो भी कारक तत्व होते हैं वो अचानक घटित होंगे, या तो माइनस में या प्लस में। फॉर एग्जाम्पल, जीवन के अंदर किसी प्रकार का क्षय, नुकसान होने से बच सकता है आदमी, या होने की नौबत आ सकती है। कोई अचानक व्यय खड़ा हो सकता है, या कोई खड़े हुए व्यय से छुटकारा मिल सकता है। ये दोनों चीज रहेंगी प्लस माइनस के अंदर। ये डिपेंड करेगा कि क्या कर्मों की, संचित कर्मों की क्या पूंजी है, किस हिसाब से सुख और दुख जीवन में आना है, ये इंडिकेट करता है ये ट्रांजिट। ठीक है। ठीक इसके ऑपोजिट वाला भाग अगर लें, 1 2 3 4 5 6 7, सप्तम दृष्टि राहु की छठे भाव पे पड़ रही है। ये है कर्ज का भाव, डेट का, लड़ाई झगड़े का, शत्रुता का, लिटिगेशन का। यह ट्रांजिट शो करता है कि यदि कोई पेंडिंग लिटिगेशन है, या पेंडिंग कोई शत्रुता है, या कोई पेंडिंग कर्जा है, उसके उस प्रॉब्लम के सॉल्व होने का समय है। ये वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। या ये ट्रांजिट शो करता है कि इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम दबी हुई फिर रेज हो सकती है, कर्ज से संबंधित, लिटिगेशन से संबंधित, लड़ाई झगड़े से संबंधित। फॉर एग्जाम्पल, आपकी फाइल बैंक में लगी हुई है लोन सैंक्शन के लिए, केस पेंडिंग चल रहा था काफी लंबे समय से, वो एग्जीक्यूट हो सकता है, वो थ्रू आउट हो सकता है, वो आपके फेवर में क्लियर हो सकती है फाइल। या आपने कोई ऑब्जेक्शन लगा था, उसकी क्लैरिफिकेशन दी थी, वो क्लैरिफिकेशन एक्सेप्ट नहीं हुई प्रॉपरली, उसके अंदर फिर कोई कमी आई, लिंगर हो सकता है, लेट हो सकता है। ये दोनों भावों के फलादेश से मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया कि राहु का ट्रांजिट किस प्रकार का अचानक रिजल्ट दे सकता है। और ये जो घटनाक्रम होगा ये 45 दिन का होगा ट्रांजिट स्टार्ट होने से। 45 दिन मैक्सिमम 2 मंथ्स लगा लीजिए, 60 डेज लगा लीजिए मैक्सिमम। होपफुली 45 दिन के अंदर ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होंगे। ये 2 भाव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और राहु जैसे ग्रह से बिलोंग करते हैं, इसलिए मैंने ये 2 घर चूज किए सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल देने के लिए, 12वां घर और छठा घर। ठीक है। इसी प्रकार राहु का संबंध चौथे भाव से भी होगा, 8वें भाव से होगा। तो इन दोनों भावों के जो कारक तत्व है उसके अंदर प्लस माइनस जीवन के अंदर घटित हो सकता है। अब मैं हर भाव के अंदर जब क्लियर करूंगा राहु की पोजीशन, तो ये घर अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। अब मान के चलते हैं राहु की प्लेसमेंट 12वें घर में नहीं होकर 11वें घर में है। किसी जातक की जो जन्म कुंडली है वो वृष लगन है, वृष लगन की जन्म कुंडली के जातक के लिए मीन राशि 11वें भाव में पड़ेगी, आय भाव में। इसका अर्थ ही है कि आय से संबंधित कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, और आय से संबंधित, एग्जिस्टिंग आय से संबंधित कोई अपॉर्चुनिटी के अंदर कोई ऑब्स्टेकल क्रिएट हो सकता है। सिंपल लॉजिक है, बड़ा सिंपल सूत्र है। जो मुख्य कारक है भाव का, उसके अंदर प्लस माइनस हो सकता है, उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है अचानक। बस ये है, इस चीज को फेस करना है। आय का साधन बन सकता है, और आय के साधन में ऑब्स्टेकल क्रिएट हो सकता है, ये शो करता है। 10वें भाव के अंदर मीन राशि जिस जातक की होगी, अर्थात जिस जातक का मिथुन लगन होगा, तो मीन राशि की प्लेसमेंट 10वें घर में होगी। 3 मिथुन राशि, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है। 10वें घर के अंदर शो करता है कि आदमी का जो कर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र के अंदर अचानक उसको कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है। कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे क्रिएट हो सकते हैं। मान लीजिए जॉब ट्रांसफर का चांस आ सकता है, जॉब ट्रांसफर हो सकती है। ट्रांसफर है तो बैग अपनी पोजीशन में आ सकते हैं, दोबारा से दोबारा वही सेम लोकेशन मिल सकती है। इस तरीके की शफलिंग का स्कोप बन सकता है। वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा वो डिपेंड करेगा लग्नेश और सुखेश के ऊपर। ठीक है। कर्म भाव का हो गया क्लियर। भाग्य भाव के अंदर मीन राशि इसकी पड़ रही होगी। ये इंडिकेट करता है लंबी यात्रा से संबंधित, पिता से संबंधित, भाग्य से संबंधित, और कोई ऐसा वेंचर जो आपने किसी से छुपा के रखा है, आप उसे अचीव करना चाहते हैं। इस तरीके के कामों के अंदर सफलता मिल जाएगी, या लिंगर ऑन होगा, डिले हो सकता है। ये इंडिकेट करता है 9वें भाव के अंदर गोचर करना राहु का। 8वें भाव के ऊपर सिंपल एक ही बात बताऊंगा, हेल्थ इश्यू क्रिएट हो सकता है। पेट संबंधित कोई प्रॉब्लम
सॉल्व हो सकती है या उभर सकती है। इस बात का खास ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें। राहु की पोजीशन यहां पर और यहां पर, दोनों पोजीशन के ऊपर इंडिकेट करती है आयु के क्षय होने का। आयु का क्षय होना होता है बीमार होना, दुखी होना, शारीरिक कष्ट होना। किसी भी प्रकार के शारीरिक कष्ट से निवृत्ति हो सकती है, राहत मिल सकती है। कोई ट्रीटमेंट अगर चल रहा है, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो हेल्थ की, या कोई प्रॉब्लम रेज हो सकती है। इस बात का ध्यान रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, 7th हाउस में जिस आदमी की मीन राशि पड़ रही होगी, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि कन्या लगन होगा, केतु सामने होगा और राहु यहां पर होगा 7th भाव में। राहु का ट्रांजिट मीन राशि 7th भाव से ये शो करती है कि पत्नी के साथ, पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ, या सोसाइटी में, फैमिली में किसी भी प्रकार की एसोसिएशन के साथ, जिनके साथ भी आपका संबंध है, उनके साथ कोई अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। आपसी मतभेद हो सकता है या आपसी क्लोजनेस हो सकती है। यह इंडिकेट करता है 7th भाव के अंदर। मुख्यतः इस बात को भी इंडिकेट करता है जिस किसी यंग आदमी का, युवक का, युवती का कोई मैरिज प्रपोजल पाइपलाइन में हो, कंसिडरेशन में हो, तो वो मेटीरियलाइज हो सकता है, वो फाइनल हो सकता है। ये स्कोप है 7th भाव से राहु का ट्रांजिट होना, ये इंडिकेट करता है। राहु की जो दृष्टि 12वें घर के अंदर बैठ के 7th दृष्टि से 6ठे घर को देख रहा था, सेम वही प्रभाव यहां रहेगा राहु का। कर्ज से रिलेटेड, उधार से रिलेटेड, डेट, बैंक, फाइनेंशियल सेक्टर में डील, लिटिगेशन और किसी प्रकार की शत्रुता, किसी से मनमुटाव उभर कर दोबारा से रीजनरेट हो सकता है या सॉल्व हो सकता है। तो कोशिश कीजिए अपने मेंटल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैटर को सॉल्व करने की। इशू ज्यादा रेज ना हो, इशू सॉल्व हो। जैसे सपोज बिजनेसमैन है, उन्होंने रिटर्न भरी, 3-4 साल पहले का कोई रिटर्न का इशू था, वो रेज उठ के आ गया, कोई टैक्स का नोटिस आ गया, इस तरीके का कोई पेंडेंसी होगी, या तो सॉल्व हो जाएगी या रेज होगी। ये इंडिकेट करता है राहु का ट्रांजिट। ठीक है। 5th भाव के अंदर आपके शौक से रिलेटेड, आपकी लर्निंग से रिलेटेड, जो आप लर्न करना चाहते हो, जो आप सीखना चाहते हो जिंदगी में, जो आपके शौक है, उनसे रिलेटेड, संतान से रिलेटेड, आपकी लर्निंग एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी काम नए सिरे से स्टार्ट हो सकता है, या स्टार्ट हुए काम के अंदर कोई रुकावट का स्कोप बन सकता है। 5th भाव का कारक तत्व नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। 4था भाव मीन राशि के ऊपर राहु का ट्रांजिट शो करता है माता से संबंधित, घर परिवार के सुख और सुविधाओं से रिलेटेड कोई एड ऑन चीज मिल सकती है आपको, बढ़ोतरी हो सकती है, या बढ़ती हुई बढ़ोतरी के अंदर किसी प्रकार का कोई ऑब्स्टेकल क्रिएट हो सकता है। ये इंडिकेट करता है 4th हाउस के अंदर। ठीक है। 3rd हाउस के अंदर इंडिकेट करता है मीन राशि का होना और राहु का ट्रांजिट होना कि आप किसी बड़े कार्य के लिए, किसी नए वेंचर के लिए तैयार हो सकते हैं अचानक, जिस काम को आपने बहुत लंबे समय से डिले कर रखा था, या अगर आपने डिले नहीं कर रखा तो ऑल ऑफ सडन आपके दिमाग में कोई ऐसा काम आएगा जिसके ऊपर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये 3रे घर के अंदर मीन राशि की पोजीशन शो करती है राहु का ट्रांजिट। 2रे घर के अंदर कुटुंब का घर है, कुटुंब से रिलेटेड कोई पारिवारिक संपत्ति, कोई पारिवारिक जायदाद, कोई प्रॉपर्टी का बंटवारा, लेन देन, इस तरीके के मामलों के अंदर कोई इशू पैदा हो सकता है। पैदा हुआ इशू, पेंडिंग पड़ा हुआ इशू सॉल्व हो सकता है। यह इंडिकेट करता है। लगन के अंदर जिस आदमी की मीन राशि होगी, लगन के अंदर मीन राशि जिसकी होगी, वो ऑल ऑफ सडन किसी नए काम को या तो स्टॉप करने की कोशिश करेगा, या नए काम को बहुत तेज गति से चलाने की इंटेंशन ले बैठेगा। जैसे ऑल ऑफ सडन किसी प्रपोजल को लेकर सोचने में 1 साल लगा दिया, लेकिन अब मेंटल माइंडसेट ऐसा बनेगा कि बैंक से फटाफट लोन लिया जाए और इस वेंचर को तेजी से चलाया जाए। इस प्रकार की उत्सुकता, इस प्रकार का पैशन दिमाग के अंदर आएगा। राहु का लगन के अंदर स्थिति ये दिखाता है।
ठीक है। अब इस तरीके का पैशन आदमी को सफलता भी दिलवा सकता है और असफलता भी दिला सकता है। किसी ऐसे काम के अंदर हाथ डाला जिसके अंदर पूरा स्टडी किया हुआ है, पूरा प्रोजेक्ट वर्क देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, एक्सपर्ट्स की राय ली हुई है, तो डूबने के चांसेस कम होंगे। लेकिन खाली जुनून है और नॉलेज नहीं है, पूरे प्रोजेक्ट वर्क के साथ नहीं बढ़े आगे, तो रिस्क पूरा रहेगा कि उठाया हुआ कदम फाइनेंशियल लॉस की तरफ भी लेके जा सकता है। लगन का राहु ट्रांजिट ये शो करता है। तो 12 भावों के अंदर मैंने मीन राशि की पोजीशन के हिसाब से आपको राहु के ट्रांजिट का एक ओवरऑल व्यू शो किया है। दूसरा आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मैं सिंपल शब्दों में सरल सटीक तरीके से प्रिडिक्शन करने में बिलीव करता हूं और किसी भी प्रकार के इस ट्रांजिट से कोई डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपने पूजा पाठ के ऊपर पूरा जोर रखिए। मेन चीज भगवान की शरण है और ये जो है इसको साइंटिफिकली तरीके से देखा जाए और समझा जाए और अपने चीजों को एग्जीक्यूट करने के लिए एस्ट्रोलॉजी की मदद ली जाए। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो एक बहुत ही नॉमिनल से अमाउंट के ऊपर मैं जन्म कुंडली का विश्लेषण कर देता हूं और हैंड रिटन रिपोर्ट देता हूं। और हैंड रिटन रिपोर्ट के अंदर सिर्फ ये चीज गैस करता हूं कि आपकी जन्म कुंडली के कितने मार्क्स है, 12 में से 12 भावों के 12 में से कितने मार्क्स है। वो मार्क्स ये इंडिकेट करते हैं कि लाइफ के अंदर कंफर्ट जोन का लेवल क्या होगा। उससे ये पिक्चर क्लियर हो जाती है कि मुझे समझ आ गया, अपने चार्ट के हिसाब से मुझे अपनी कैपेसिटी समझ आ गई और मुझे किस एरिया में अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश है। तो ये मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूं। अगर किसी को भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना हो तो वो मुझसे करवा सकते हैं। अमाउंट का कोई इशू नहीं है और आप मेरी सेवाएं लाभ उठा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।